एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम जो 2024 के थे, उन्होंने यह साबित जरूर कर दिया कि झारखंड के सबसे पसंदीदा और सबसे चर्चित चेहरा वही हेमंत सोरेन है, जिसकी दोबारा सत्ता में वापसी हुई। लेकिन जिस ठसक और हनक के साथ हेमंत सोरेन की वापसी हुई, तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से हेमंत सोरेन को जरूर है। यहां के आदिवासियों और यहां के मूलवासियों और तमाम झारखंडी लोगों की तमाम वो हसरतें जो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करना बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन क्या तमाम चीजों के प्रयास और तमाम प्रयासों के बावजूद यदि हेमंत सोरेन उन वादों को पूरा करने में पिछड़ जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उसको करने में जब हेमंत सोरेन पीछे हट जाए तो कहा क्या जाए। ऐसी तो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की पूरी छवि बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज यह बात करना इसलिए भी पूरी जरूरी हो गई क्योंकि याद करना चाहिए 2023 जुलाई महीना में, जिसमें झारखंड के कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पूरी तरह से सत्ता में आ गई और उसकी हनक पूरी तरह से दिल्ली तक पहुंच गई थी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के होश पाकता हो गए थे। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई कि हेमंत सोरेन इस कैबिनेट के फैसले में शुरुआत तो जरूर की थी, उसको अमली जमाव पहनाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वो अब उससे पीछे होते हुए नजर आने लगे हैं। तो उससे ये पीछे हटने की कारण को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। बड़े महत्वपूर्ण फैसला था 2023 जुलाई महीना में। तो याद कर लीजिए, रघुवर दास की सरकार चल रही थी और पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर लिप्त वो सरकार मानी जाने लगी थी, क्योंकि उनके 5 मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पूरी तरह से उजागर होते हुए नजर आए और वो सब कुछ हाईकोर्ट में एक समाजसेवी ने चुनौती देकर साबित जरूर कर दिया और हाईकोर्ट ने इसके जांच के लिए पूरी तरह से सरकार को आदेश दे दिए थे। तो कहा जाने लगा था कि हेमंत सोरेन के हाथ में एक तुरुप का पत्ता लगा, जिससे हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पूरी तरह से समाप्त कर देगी और उसका असर दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी सत्ते में डाल देगी, क्योंकि वो करप्शन का मामला था। और याद कर लीजिए, जब नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब उनके ही मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाए, उनकी संपत्ति 2014 से 19 के बीच जब 200 से लेकर 1100% तक बढ़ जाएगा तो कहा क्या जाएगा। और सब कुछ जब प्रथम दृष्टि से जांच कराया गया, एसीबी की जांच जब झारखंड में हुई, तो वो साबित होते हुए दिखी। लेकिन 2023 में जिस तरह से जुलाई महीना में कैबिनेट ने इस जांच को आगे बढ़ाने की हरी झंडी एसीबी को दे दी, तो एसीबी जरूर पूरी तरह से मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया और बताया जाने लगा कि इन लोगों के तमाम वो 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्तियों का प्रत्येक जिला में आकलन किया जा रहा है। लेकिन वो जांच कहां है और किस परिस्थिति में है, इसमें ना हेमंत सोरेन बात करने के लिए तैयार है, ना ही एसीबी के कोई पदाधिकारी बोलने के लिए तैयार है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है 5 मंत्रियों का। आप भी बेसब्री से उन 5 मंत्रियों का नाम जानना चाहते हैं और ऐसे तमाम दर्शक पहले भी इसको जानते थे, लेकिन आज यह भी महत्वपूर्ण है कि उन महानुभाव जो लोग सत्ता की मलाई पूरी तरह से चाहते हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है। तो याद कर लीजिए अमर कुमार मौर्य को, प्रतिपक्ष का नेता पिछले विधानसभा में वो जरूर थे और जब रघुवर दास की सरकार थी तो वो खेल मंत्री थे। तो समझते चले जाइए, उनकी संपत्ति स्क्रीन में देख लीजिए 2014 में क्या थे और 2019 में क्या हो गई, आप आसानी से स्क्रीन पर देख लीजिए। अब चलिए दूसरे बड़े मंत्रियों को टटोल लिया जाए। कृषि मंत्री हुआ करते थे रणधीर कुमार सिंह,
उनकी संपत्ति को भी स्क्रीन में देख लीजिए कि किस तरह 2014 में उनकी संपत्ति थी और 2019 में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई। न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा और सब कुछ पूरी तरह से पैक करा के ये लोग भरते चले गए। और चलिए अब तीसरे मंत्री को भी टटोल लीजिए और याद कर लीजिए नीलकंठ सिंह मुंडा को, जो उस वक्त में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे रघुवर दास सरकार में। क्या हनक थी, बड़े बजट वाले मंत्रियों में उनकी शुमार जरूर हुई थी। स्क्रीन पर देख लीजिए 2014 में उनकी संपत्ति कितनी थी और 2019 में कितनी बढ़ गई। तो समझते चले जाइए कि किस तरह सत्ता की मलाई पूरी तरह से चापने में नीलकंठ सिंह मुंडा भी आगे जरूर रहे। चलिए अब दो मंत्री को और टटोल लीजिए और दो मंत्री महिला मंत्री हैं। अगर महिला मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे तो समझते चले जाइए उनकी संपत्ति को भी टटोलना जरूरी हो गई। मैं बात कर रहा था नीरा यादव को लेकर। नीरा यादव उस वक्त में रघुवर दास सरकार में शिक्षा मंत्री थी। उनकी संपत्ति को भी आज टटोल लीजिए, देख लीजिए स्क्रीन पर कि 2014 में इनकी संपत्ति कितनी थी और 2019 में कितनी हो गई। बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार इनके जिम्मे था, लेकिन अपनी ही झोली भरने में ये पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिखी। अब चलिए पांचवें मंत्री का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। मैं बात कर रहा था लुईस मरांडी को। लुईस मरांडी भारतीय जनता पार्टी में जब तक थी तो उन्होंने रघुवर दास सरकार में मंत्री पद संभालते ही सत्ता का पूरा आनंद लिया। पूरी तरह से मलाई चापने में पीछे बिल्कुल नहीं रह गई, किस तरह बढ़ते चली गई। 2014 में क्या थी और 2019 में इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो क्या आज लुईस मरांडी पे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अब इसके आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त में सत्ता के साथ में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और उसमें शामिल है, तो क्या एसीबी इसके खिलाफ जांच करेगी? आज इसीलिए यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्यों नहीं इन पांचों मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई एसीबी करने के लिए मुस्तैद नजर आती है? क्या परिस्थिति और कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई है कि इन नेताओं की जो भ्रष्टाचार के मामले थे, मैंने भ्रष्टाचार के जो मामले थे वो पूरी तरह से कहां गायब हो गई, यानी पिक्चर से कहां गायब हो गई, जनता ढूंढ रही है। तो समझते चले जाइए। मैंने कहा ना कि जिस हनक के साथ और जिस ठसक के साथ जनता ने पूरी मुस्तैदी के साथ हेमंत सोरेन पर विश्वास किया, यानी इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है और वाम दल भी है, इन लोगों पर विश्वास करके दूसरी बार सत्ता में पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, तो आज जनता चाह रही है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा कि जो नारे लगाने वाले नरेंद्र मोदी है उनके मंत्री किस तरह से मलाई चाप गए और जिस तरह से ये लोग जेल भेजे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे झारखंड से लेकर दिल्ली तक पूरी तरह से हिल जरूर जाएगी और राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से करते हुए नजर आते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ते चले जाइए। याद कर लीजिए 2024 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने दो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में ले लिए, तो फिर एक बार लगने लगा था कि हेमंत सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। आज फिर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे। असम के ट्री ट्राइबल की व्यवस्था को जानना, उनकी समस्याओं को समझना, यह सब कुछ एक सर्वदलीय मंडली के द्वारा होना था, एक सर्वदलीय टीम के द्वारा इसका फैसला होना था, इसकी जांच होनी चाहिए था। तो याद कर लीजिए कि क्या सर्वदलीय दल का गठन हो गया। उसमें तो कुछ अधिकारियों का नाम भी आ रहे थे, लेकिन क्या यह टीम क्या कर रही है? क्या वो असम ट्राइबल की समस्या को जानने के लिए यहां से प्रस्थान कर गई? कौन कौन लोग इस टीम में शामिल है?
बड़े मुस्तैदी के साथ जिस तरह से हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और कहते हुए नजर आए कि असम के टी ट्राइबल किन मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आते हैं। और यह सबको मालूम है कि असम में यहां के जो टी ट्राइबल है, जो अब टी ट्राइबल कहलाते हैं, यहां के जो आदिवासी थे, उनको जिस तरह अंग्रेजों ने वहां असम के चाय बागानों में काम लगा दिया, उसकी दुर्दशा क्या है। उसकी दैनिक मजदूरी भी उनको मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनको आदिवासियों का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, जिससे आदिवासियों को मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं से उनको पूरी तरह से वंचित किया जाने लगा है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि याद कर लीजिए कि हेमंत सोरेन किस तरह से पूरी तरह से अपने विधानसभा चुनाव प्रचार में असम टी ट्राइबल को लेकर पूरी तरह से आदिवासियों को इंटैक्ट करने की कोशिश जरूर की है। और याद यह भी करना जरूरी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा उस वक्त में बांग्लादेशियों को लेकर बड़े बड़े हमले हेमंत सोरेन पर करते हुए नजर आए। तो हेमंत सोरेन भी जवाबी हमला असम के सीएम पे इसी बात को लेकर किए थे कि वो आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते, असम के टी ट्राइबल की क्या स्थिति है उस पर किस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो समझते चले जाइए, ना ही सर्वदलीय टीम की गठन हुई, ना उसके साथ कोई अधिकारियों का गठन हुआ। क्या वह ठंडे बस्ते में चली गई? आज मीडिया जगत में इस बात को लेकर फिर एक बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अलबत्ता दूसरे फैसले जो थे वो यह था कि 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया है उसको हर हाल में लिया जाएगा। अलबत्ता हेमंत सोरेन इस मामले में पहल जरूर की। जब कोयला मंत्री झारखंड आए तो उस पर पहल की गई और जिस तरह से उनका सम्मान मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन ने किया और उस वक्त में अधिकारी के सामने में हेमंत सोरेन ने इस मामले को जरूर उठाया। तो समझते चले जाइए, यानी उनकी मांग करके, यानी 1,36,000 करोड़ झारखंड के हित के लिए है, वो अपने मंत्री को, कोयला मंत्री को बताने में यहां के अधिकारी हेमंत सोरेन और तमाम लोग प्रयास जरूर किए। लेकिन दो फैसले का क्या? एक, पहला, जिस तरह से करप्शन करने वाले पूर्व मंत्रियों पर जांच आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी, जो असम टी ट्राइबल की समस्याओं में घिरे हुए आदिवासियों की मूल समस्याओं के लिए टीम बनी क्यों नहीं, और किस तरह से यह समस्या यहां के झारखंडी के मूल वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां के आदिवासी बड़ी उत्साह के साथ हेमंत सोरेन का साथ दिए, तो आशा भी रख रहे हैं कि झारखंड से जाने वाले, असम में जो पहुंचने वाले वो तमाम लोग जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति में सुधार हो और उनकी वापसी झारखंड में हो सके। यहां के आदिवासी यही चाहते हैं। तो हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद सरकार को फिर एक बार जगाने का है। हेमंत सोरेन जागे और झारखंड के पूर्व मंत्री जो करप्शन में पूरी तरह से लिप्त थे, आय से अधिक संपत्ति किस तरह बनाई गई, इसकी जांच करके उन पर कार्रवाई करे। और दूसरी, असम के टी ट्राइबल की स्थिति को सुधार लाने के लिए झारखंड सरकार को कड़े से कड़े फैसले लेने पड़े तो उससे गुरेज नहीं करे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे, और संभव है तो शेयर भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए यह बेहद जरूरी है। जोहार।